बैलेंसिंग एक्ट, और उसके बाद में छोटे छोटे 2 टॉपिक्स समझा देंगे आप लोगों को। उसमें एक चीज समझा देंगे मेजॉरिटी। मेजॉरिटी पढ़े हैं आप लोग? मेजॉरिटी, मेजॉरिटी समझते हैं? बहुमत कितने टाइप का होता है? कौन कौन? वेरी स्पेशल, तो वीवीएस लक्ष्मण, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण। हम अमेंडमेंट, देखो बच्चे, बार बार मैं कहता हूं, पॉलिटी में तुम लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि पॉलिटी को तुम लोग बहुत हल्के में लेके चलते हो। पॉलिटी हल्के में नहीं होने वाली चीज है। पॉलिटी में कंसेप्ट इतना जरूरी है कि क्या बताएं। तुम जो बात कर रहे हो वो 368, और जो तुमने अभी बात की वो है 368 सबसेक्शन 2। 368 क्या कहता है कि विधायिका को अधिकार होगा कि वो किसी भी संविधान के भाग में संशोधन कर सकती है 1 से लेकर 22 तक। 368 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? 368 सबसेक्शन 2 बताओ कोई को, क्या कहता है? तो 368 में ही है कि भाई इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। 368 सबसेक्शन 2 कहता है कि कुछ प्रावधानों के लिए संसद के विशेष बहुमत के अलावा आधे से अधिक, 16 वर्ड तो यूज नहीं किया जा सकता, आधे से अधिक विधानसभाओं, द वर्ड इज गिवन, राज्य नहीं बोलेंगे, राज्य बोलेंगे तो यूटी का विधानसभा खत्म हो जाएगा। शब्द पे ध्यान, हम लोग गलती कहां करते हैं, शब्द पकड़ते ही नहीं है। 250 शब्दों में आपको सब चीज उड़ेल डालना है, और 250 शब्द हम लोगों का ऐसे ही गुम हो जाता है भूमिका बनाते बनाते, तो दिक्कत होगी ही। 368 सबसेक्शन 2 ये कहा। 368 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? किसी को पढ़े हैं आप लोग इन सबको? 368 सबसेक्शन 3, देखो संविधान संशोधन बहुत ध्यान से पढ़ने की चीज है, क्योंकि संविधान संशोधन पढ़ोगे। यूपीएससी का सिलेबस कोई गो थ्रू हुआ है इसमें? यूपीएससी का सिलेबस किसी ने, आप लोगों ने गो थ्रू किया है? यूपीएससी का सिलेबस पेपर नंबर 2 टॉपिक नंबर 1, सबसे पहला चीज है वो है हिस्टोरिकल अपब्रिंगिंग, यानी कि ऐतिहासिक विकास, और दूसरा है संविधान संशोधन, बेसिक स्ट्रक्चर, इससे जुड़े हुए चैलेंजेस। तो 368 को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे साल एक क्वेश्चन रहता है, तो बैलेंसिंग एक्ट से भी क्वेश्चन रहेगा। आज हम लोग बैलेंसिंग एक्ट, हम लोग क्योंकि एक मैच्योर कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप सब यहाँ पे आज जितने भी बैठे हुए सब मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए मुझे 360 ये बैलेंसिंग पढ़ाने में अच्छा लगेगा, और आप लोग समझ भी पाएंगे, है ना? ये तो समझ नहीं पाते, आप लोग समझ पाएंगे। क्या 368 सबसेक्शन 3 कहता है कि संविधायी शक्ति, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का मतलब वो हो गया विधायी शक्ति, यानी विधायी का मतलब लेजिस्लेशन पावर। संविधिक शक्ति का मतलब हो गया द लॉ मेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी संशोधन कर करके बनाया गया लॉ, वो संविधिक कानून होता है। और विधायी कानून होता है जो ऑर्डिनरी लॉ होता है। तो 368 सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि विधायी कानून और संविधिक कानून में अंतर है। और 368 सबसेक्शन 4-5 क्या कहता है? 368 सबसेक्शन 4-5 कहता है कि संशोधन में जो विधायिका है उसकी शक्ति असीमित है, और उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। ये 4 और 5 जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और 42वें संशोधन का रीजन क्या था? तो तुम्हें मालूम होगा 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था। तो केशवानंद भारती केस में न्यायपालिका ने अपने आप को ऊंचा दिखाने के कारण क्या किया कि बेसिक स्ट्रक्चर थियरी ले आई।
उस बेसिक स्ट्रक्चर थियरी को तोड़ने के उद्देश्य से 42वां संशोधन किया गया था। आगे जब कल मैंने एक बोला था कोहिलो केस, कोहिलियो केस के बारे में जानते हैं आप लोगों में से कोई? मिनर्वा मिल्स केस आता है 1980 में, और 1980 के केस में आया तो हुआ कि भाई ये जो नवी अनुसूची है उसकी क्या वैधता होगी। तो नवी अनुसूची की वैधता के बारे में उन्होंने कहा कि नवी अनुसूची को में कोई सब्जेक्ट ऐसे नहीं डाला जाना चाहिए, लेकिन कोई क्लियर कट स्टैंड नहीं लिया गया। उसके बाद भी विधायिका ने कई विषयों को नवी अनुसूची के अंतर्गत रखा, जिसमें तुम देखते हो कि तमिलनाडु का जो 69% जो रिजर्वेशन है, केलर का लैंड रिफॉर्म तो पहले की बात थी, क्योंकि केशवानंद भारती केस आया तो उस लैंड रिफॉर्म का ही तो परिणाम था। केशवानंद भारती आया क्यों था? ना 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 क्या भूमि को लेके क्यों छीना गया था? हम बार बार बोलते, अरे नहीं, जबरदस्ती का कंसेप्ट ऐसे नहीं बनाया करो कि जब हम कुछ भी बोल देंगे तो हो जाएगा, ऐसे थोड़ी चलता है। फिर हाईवे ठेकेदार थे कि ठेका लेना था और ठेका ना छूटा। चलो आज अभी हम लोग थोड़ी देर में अभी बताते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बाद में चल के एक केस आता है कोहिलियो केस, इसको 9 जजेज केस और 9 शेड्यूल केस भी कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 9th शेड्यूल के जो स्ट्रक्चर है उस पे क्लियर कट व्याख्यान दिया है, और वो लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। बहुत बड़ा सा केस रहा है जो 9th शेड्यूल। जस्टिस सबरवाल, नाम सुने होंगे तुम लोग, जस्टिस सबरवाल उस बेंच के अध्यक्ष थे जो 9 जजेस का बेंच आया था उसमें, और उसमें इस केस की बात हुई थी। तो इन सब देखो, मैंने बोला ना कि पॉलिटी हम लोग हल्के में बस उठाए, 4 चीज पढ़ लिए, उसके बाद में एकदम चारों तरफ में एकदम खुल के घूम रहे हैं। भाई से पूछो, भाई बताएगा, भाई को पता नहीं है कि क्या चीज चल रहा है ना? ठीक है, अब बताओ सब लोग कि पहले क्या समझना शुरू करोगे? मेजॉरिटी पहले समझाएं या पहले दोनों के बीच? दल बदल तो कल, दल बदल अभी नहीं, पहले तो तुम लोगों को पहले मेजॉरिटी। सब लोगों का क्या कहना है भाई, बताओ? बैलेंसिंग ऑफ पावर दोनों पढ़ाया जाएगा। पहले क्या? हम न्यायिक समीक्षा से बाहर हो गए बेटा। ये हमने क्या बताया, 368 4-5 था। बाद में चलकर जब हमने बोला कोहिलो केस आया, उससे पहले मिनर्वा मिल्स केस, उसमें इन दोनों को प्रावधानों को अवैध घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको कभी भी विधायिका बदल नहीं सकती, और अगर विधायिका बदलने का प्रयास करती है इसका मतलब है कि संविधान की संरचना का उल्लंघन है। अब 4 और 5 खत्म हो गया। होने को कुछ पे भी हो सकता है। एक सेकंड सुनो बाबू, एक चीज तुम्हें बता रहे हैं, पहले बड़ा ध्यान से समझना। हम लोग के पास में बहुत सारी चीजें नहीं पता है, और जो चीज समझना चाहिए, पहले तो एक तो सुनने की आदत सब लोग डालो, सुनो समझो कि क्या होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंसिंग एक्ट पे है, यानी शक्ति संतुलन। लेकिन अगर बात की जाए कि कौन सा तीनों में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? कैसे और क्यों?
मैंने जो प्रश्न पूछा सिर्फ उसका उत्तर चाहिए। सब लोग बताइए, आप दोनों बताइए। तीनों में से कौन महत्वपूर्ण होगा अगर हम लोग बात करें तो? शक्तिशाली, और क्लियर कर दे। मुझे आंसर दो, घुमाओ नहीं। विधायिका। वो क्वेश्चन मत पूछो, आंसर दो भाई। तुम बताओ बालक। हाँ, न्यायपालिका, विधायिका, लोकतंत्र है। ध्यान रखना, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता का महत्व, इधर आओगे तुम तब ना, उधर तुम, हाँ, ताकि नजर आ जाओ, हाँ बस। लोकतंत्र का एक बेसिक आधार होता है, और वो बेसिक आधार क्या होता है? वो बेसिक आधार होता है कि जनता के चुने हुए लोगों पे अधिकार ज्यादा होना। न्यायपालिका ने खुद ही कहा है, तुमने सुना होगा, एक केस आया था जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ दोनों का चर्चा हुआ था। सुने हैं आप लोग? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो दूसरी चीज है। सब लोग एकदम कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में, मतलब हम बोले ना, एक खाली चीज छोड़ देंगे तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कारण है कि हम लोग क्लियर कट नहीं पढ़ते, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पढ़ते। देखो बच्चे, क्योंकि मुझे तो ऑलमोस्ट अब ये 25वां साल चल रहा है पढ़ाते हुए, 98 से अभी 25वां साल। अब इस साल सिल्वर जुबली होता, कौन सा जुबली होता है? 25 में। तो सिल्वर जुबली का समय आने वाला है अब, मतलब 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे पढ़ाते हुए। तो 25 वर्ष, तो उसमें हम लोगों ने सब चीजें देखी, सारी चीजों को महसूस किया। तो क्या होता है कि हम लोग अगर स्टार्ट से एंड नहीं जाते हैं ना, तो दिक्कत होती है। चलो, तो पहले हम लोग बहुमत देख लें, फिर इस पे तो चर्चा करेंगे, समीक्षा और इन सब पे चर्चा करेंगे, है ना? ठीक है। लेकिन जो न्यायपालिका हम लोगों को नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो, जब भी जिसकी शक्ति कमजोर होगी तो दूसरा जो अंग होगा वो अपने आप को स्ट्रांग कर लेगा। याद होगा केशवानंद भारती केस, न्यायपालिका एकदम फुल फॉर्म में थी। 73 का माहौल चल रहा है। 73 का माहौल मतलब कि जो सरकार है, उस सरकार अभी पूर्ण रूप से अलोकप्रियता को झेल रही है। तो वैसी कंडीशन में न्यायपालिका तेज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? क्लियर। कॉलिशन 73 में कहा आया? फिर 73 में कॉलिशन गवर्नमेंट की बात कर रहे हो? 1973, 93 नहीं बोल रहे, 73 में कॉलिशन प्योर सेंट्रलाइज भूमिका है। और उसमें तो उसी का तो परिणाम था कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर करके पहले चुनाव करा लिया गया। यही तो रीजन था। और उसी के बाद में 42वां संशोधन 76 में होता है। तो 42वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा ऐसा चीज था, कौन सा ऐसा भाग था जिसको नहीं छेड़ा गया? बताओ। तो ये डिपेंड करता है, यही एनालिसिस होती है। मैंने बताया था, एक होता है कंसेप्ट, एक होता है एनालिसिस। जो पीसीएस लेवल होता है उसमें कंसेप्ट की जरूरत होती है, लेकिन यूपीएससी प्योर एनालिसिस है। तो उसमें तुम्हें समझना पड़ेगा, उसको तुमको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। और कभी भी जो कानून की व्याख्या एक स्थायी व्याख्या नहीं होती, हर समय चेंज हो सकती है। शंकरी प्रसाद केस में कुछ और था। शंकरी प्रसाद तो 1950 का केस ही है, तो उसके पहले कहां कोई केस आ जाएगा? गोलकनाथ मामला, गोलकनाथ के बाद में केशवानंद भारती मामला, तो ये सारी चीजें। खैर चलो, तो पहले हम लोग बहुमत कर लेते, छोटा सा टॉपिक है, और उसके बाद में हम लोग शक्ति संतुलन देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग क्या बता रहे हैं, बहुमत के कितने प्रकार होते हैं?
इसी को हम लोग मेजॉरिटी कहेंगे। कितने प्रकार का बहुमत? 3। संविधान में कहां पे बहुमत की चर्चा है? बोलो। संविधान में बहुमत की चर्चा कहां है? बोलो बच्चों। अब मानते नहीं है हम। पॉलिटी में हमने 1000 बार बोला है कि माना नहीं जाता। जैसे तैसे ऐसे वैसे नहीं होता। पॉलिटी में यस या नो होता है। हम बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से समझो। बताओ। बताओगे ना? क्या है बहुमत की चर्चा? शुरुआत करते हैं पहले बहुमत से। देखो, संविधान में कहीं भी बहुमत की चर्चा नहीं है कि एक जगह बहुमत की चर्चा हो, लेकिन संविधान के विभिन्न प्रावधानों में यह लिखा गया है कि उस प्रावधान को लागू करने के लिए कितने सदस्यों की सहमति चाहिए। और अगर हम उस आधार पर देखते हैं तो उस आधार पे बहुमत के 4 प्रकार नजर आते हैं। मेजॉरिटी के कितने टाइप नजर आते हैं? 4 टाइप नजर आते हैं। तो पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आप लोग समझ लो। देखो, ठीक, कुछ पहले मैं टर्म्स समझाता हूं। कुछ टर्म समझना चाहिए। जब तुम उस टर्म को समझ जाओगे तो काम करना आसान हो जाएगा। एक शब्द अगर मैं लिखूं, कुल सदस्य यानी टोटल, एक लिख रहा हूं प्रेजेंट यानी उपस्थित। एक लिख रहा हूं ना प्रेजेंट एंड वोटेड। शब्द का ध्यान रखना, प्रेजेंट एंड वोटेड यानी उपस्थित एवं मतदान। एक शब्द लिख रहा हूं वैकेंट यानी रिक्त। खाली शब्दों पे ध्यान, बार बार बोल रहे हैं कि शब्द पे ध्यान। शब्द अच्छे से लिखना पड़ेगा। आइला है, गैला है, ठीक है, खोपड़ी तोड़ देंगे, ऐसे थोड़ी लिखते समय ये करेंगे, है ना? शब्दों पे ध्यान। एक नंबर्स में इसमें डाल रहा हूं कि एक नंबर कैलकुलेशन के लिए डाला जा रहा है ताकि आपको पता हो कि कैलकुलेशंस कैसे हो, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो। मान लेते हैं कुल सदस्यों की संख्या किसी सदन में 500। कुल सदस्य कितने हो गए? 500। उपस्थित यानी जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं, किसी दिन समझते हैं कि 400 सदस्य आ गए हैं। सब दिन सब लोग तो प्रेजेंट रहता नहीं है। किसी विशेष दिन कितने लोग प्रेजेंट हैं? 4। जितने लोग प्रेजेंट हैं उसमें भी सब लोग मतदान नहीं कर रहे। ऐसा हो सकता है कि सब लोग प्रेजेंट रहे और मतदान न करें? वॉकआउट नहीं करें तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? हो सकता है। अभी कोई रिसेंट घटना, यूएनओ में जब अभी रशिया के खिलाफ एक अभी आया तो भारत ने उसमें मतदान में वोटिंग, रिसेंट घटना नजर आ गई कि यूएनओ में हुआ। ऐसे ही यूपीए की गवर्नमेंट थी तो एक बिल आ रहा था जिस बिल में
डी मार्ट वगैरह जो कंपनीज थी उनको भारत में आने की बात कही गई थी, जिसका विरोध किया जा रहा था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी द्वारा। बट दोनों बाय डिफॉल्ट यूपीए गवर्नमेंट के सदस्य थे। अब ऐसी कंडीशन में अगर कोई प्रपोजल आता है तो वो उसके खिलाफ वोट नहीं कर सकते, लेकिन उनकी पॉलिसी क्या थी? उनकी पॉलिसी थी कि हम लोग इसका विरोध करेंगे। तो ऐसी दशा में उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग उपस्थित रहेंगे लेकिन वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि भारत में, आप जानते हो जो अपने राजनीतिक भाषा में जितने भी लोग थे वो सारा चीज, और ऐसी कंडीशन में उपस्थित रहे लेकिन मतदान में पार्टिसिपेट नहीं किया। समझ में आ गया? विप के अंतर्गत ये सारा चीज होगा, है ना बच्चों? ये जो सारी चीजें होती है वो किसके अंतर्गत होती हैं? विप के अंतर्गत। क्लियर? मान लेते हैं कि इन सदस्यों की संख्या है 360, यानी जिस दिन जो उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं। वैकेंट का मतलब वहां पे कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं है, मतलब कि पार्टिसिपेंट नहीं होने का मतलब वो जो स्थान है वो रिक्त है। हो सकता है कि वहां के जो प्रतिनिधि हैं उनकी मृत्यु हो गई हो, त्यागपत्र दे दिया गया हो, एंटी डिफेक्शन लग गया हो सकता है कि उन्होंने दूसरे सदन को में ज्वाइन कर लिया हो सकता है उनकी पार्टी हटा दी हो। तो ऐसी कंडीशन में वो स्थान क्या हो जाएगा? इसकी सदस्यों की संख्या हम लोग मान लेते हैं कितनी? समझ में आया ये पॉइंट? कोई दिक्कत किसी को? अब सब जो भी हो रिक्त है, मतलब वहां से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अनुपस्थित होने का मतलब उस दिन पर्टिकुलर दिन नहीं आए हैं, और रिक्त होने का मतलब कि परमानेंटली गायब। दोनों में अंतर स्पष्ट? अब देखो, पहले प्रकार की जो मेजॉरिटी होती है ना बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल, इसी को हम लोग कहते हैं साधारण। सिंपल मेजॉरिटी यानी कि साधारण बहुमत। ठीक है बच्चों, इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है? देखो, प्रेजेंट एंड वोटेड को हम लोग P एंड V लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? प्रेजेंट एंड वोटेड यानी उपस्थित और मतदान करने वाले, इनका लिया जाता है 50% और प्लस कर दिया जाता है 1। इस दिन प्रेजेंट एंड वोटेड कितने हैं? पहले समझ लो फिर लिखना बेटा। 360 का 50% कितना होगा? 180 और प्लस 1 181। यानी उस दिन उस प्रस्ताव पर अगर 181 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया तो भी वो पास हो जाएगा, मतलब 181 का समर्थन मिला। तो अब बारी आती है कि इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? तो साधारण बहुमत का हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं एक तो डेली रूटीन वर्क्स, रोजमर्रा की जो संसद में काम है, बजट पास करना है, कोई प्रपोजल पे बातचीत करनी है, कोई सिंपल लॉ बनाना है, इन सब जगहों पे लोकसभा अध्यक्ष को चुनना है, निंदा प्रस्ताव पास करना है, कट मोशन पास करना, जितने भी प्रपोजल्स होंगे वो सब किस बहुमत से पास होते हैं? सिंपल मेजॉरिटी, सब साधारण बहुमत। डेली रूटीन का काम है, डेली रूटीन के काम के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा ख्याल है ये समझ में आया, हाँ या ना? जो दूसरा बहुमत होता है ना बच्चों, इसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, और ये होता है इफेक्टिव। इसी को हम लोग प्रभावी बहुमत कहते हैं। प्रभावी बहुमत को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है?
जो कुल सदस्यों की संख्या है टोटल, इसमें से माइनस कर लेंगे वैकेंट, यानी रिक्त सदस्यों की संख्या, और अब इसका 50% निकाल लेंगे और प्लस कर देंगे 1। टोटल सदस्य कितने थे? 500 में -10 कर दोगे तो 490 का आधा, 245 प्लस 1। अब कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी इसमें? देखो अंतर, तुरंत अंतर एकदम स्पष्ट हो गया ना। 181 कहां चाहिए था और यहां 246 हो गया, एकदम डिफरेंस। बच्चों इसको निकाल, इसका यूज कहां किया जाता है? तो इसका यूज किया जाएगा किसी भी सदन के अध्यक्ष, इसमें चेयरमैन भी हो सकते हैं, और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए। और फिर राष्ट्रपति कैसे होगा? राष्ट्रपति क्या सदन का अध्यक्ष है? सिर्फ इसका काम कहां हो रहा है? और किसी सदस्य, मैंने कहा बोला? ध्यान से बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूं, शब्द पे ध्यान नहीं, पूरी पॉलिटी उड़ा देगी तुम्हें। मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा इस पे, ये नहीं सोचना कि बस ऐसे ही छोड़ दूंगा, है ना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना है तो कौन से बहुमत की जरूरत पड़ेगी? प्रभावी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चाहे लोकसभा, चाहे राज्यसभा, चाहे विधानसभा, चाहे विधान परिषद, अगर अध्यक्ष को हटाना हो, अगर उपाध्यक्ष को हटाना हो, तो कौन सा बहुमत प्रयोग में लाया जाएगा? प्रभावी, यानी इफेक्टिव। बहुत ध्यान से, सारी बुक्स में नहीं मिलता है ये सब चीज एक जगह, और इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरा जो बहुमत होता है, इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट, यानी पूर्ण। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, टोटल यानी पूरे का 50% प्लस 1। टोटल कितना था? आधा प्लस 1, तो इसमें कितने की जरूरत पड़ेगी? संख्याओं में परिवर्तन है, पूरी तरह से एकदम चेंज्ड है या नहीं है? देख रहे हो, सिर्फ पॉलिटी में एकदम, मैंने क्या बोला, एकदम छोटे छोटे माइन्यूट चीजें हैं, और उन माइन्यूट चीजों को अगर पिक करते जाओगे ना, तुम्हारे देखो पॉलिटी कितनी आसान हो जाएगी। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। एक तो सिर्फ इसका प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए? तो इसका प्रयोग ओनली दिस मेजॉरिटी नॉट यूज्ड अलोन, यानी सिर्फ इस मेजॉरिटी से कुछ नहीं किया जा सकता। इस मेजॉरिटी से कुछ नहीं कर सकते, खाली इस मेजॉरिटी से, जैसे इस मेजॉरिटी से पास हो गया, इस मेजॉरिटी से हो गया, इससे कुछ नहीं कर सकते। इसका काम होता है टू चेक स्ट्रेंथ, यानी कि सदन में उस प्रस्ताव पे कितनी सहमति है उसको जानने के लिए, और अकेले प्रयोग नहीं। ये 2 पॉइंट समझ गए? हम लोग आगे जानेंगे कि कहां इसका प्रयोग होता है। 3 पॉइंट समझ गए? चौथा मेजॉरिटी जो टाइप होता है, उस मेजॉरिटी टाइप को हम लोग क्या कहते हैं? उस मेजॉरिटी टाइप को हम लोग कहते हैं स्पेशल, यानी कि विशेष। इसमें क्या किया जाता है? तो जो प्रेजेंट एंड वोटेड,
यानी इस उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 निकाल दिया जाए, टोटल का नहीं, उपस्थित और मतदान करने वाले का। कितने इस दिन थे? 360। इसका 2/3 निकालोगे तो 240। हर मेजॉरिटी में नंबर्स अलग हो गए, कोई भी एक चीज रहा। इसका प्रयोग कहां करेंगे? एक तो इसका प्रयोग किया जाएगा संविधान संशोधन, यानी जो मैं तुम्हारी अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो ऑर्डिनरी लॉ बनेगा, साधारण लॉ बनेगा, वो सिंपल मेजॉरिटी से। इवन स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर हम लोग बात कहें कि किस तरह से राज्यों को पुनर्गठित किया जा रहा है, तो साधारण बहुमत से। 1 से 2 स्टेट बनाना, सारी चीजें करना साधारण बहुमत से। किसी क्षेत्र को मिलाना, सारा जितना भी काम होगा सारी चीजों में। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लॉ बनेगा, यही तो 368 कहता है कि संसद को संविधायी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है कि वो किसी भी भाग, यानी भाग 1 से लेके 22 तक के बीच कहीं भी संशोधन कर सकती है, जिसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोगों ने वहां से विशेष बहुमत उठा लिया। अब समझ में आ गया कि ये क्या चीज हुआ? कोई दिक्कत किसी को? दूसरी चीज, मान लो अगर केंद्र राज्य संबंध में कोई परिवर्तन करना है, कोई भी विधायिका में, कार्यपालिका में या न्यायपालिका में कोई भी परिवर्तन करना है, 99th अमेंडमेंट। लेकिन क्या है, इसके लिए कुछ चीजों में आर्टिकल 368 सबसेक्शन 2 भी लगेगा। और आर्टिकल 368 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि न सिर्फ विशेष बहुमत बल्कि आधे से अधिक विधानसभाओं की सहमति भी अनिवार्य है। अब जैसे जीएसटी संविधान संशोधन था, सिर्फ संसद इस पे कार्य नहीं कर सकती थी, इस पे संविधान संशोधन चूंकि केंद्र राज्य के बीच में जो कर सकती है टैक्सेशन राइट्स है, उन राइट्स में परिवर्तन करना है, इसलिए उसमें इसकी आवश्यकता पड़ी। बच्चों मेरा ख्याल है एकदम समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, अगर कोई पर जरूरत होगी तो उसमें काम होगा। यही राज्यसभा में सीटों का परिवर्तन करना हुआ, कहां जरूरत होगी? स्पेशल मेजॉरिटी में आधे से अधिक विधानसभाओं की सहमति की। वेग है, ये नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट इतना दे दिया गया वही, ऐसे नहीं होता है ना बच्चे, तो डिस्क्राइब किया जाता है। उपस्थित और मतदान उस पर्टिकुलर कितने दिन आ रहे हैं? ऑब्वियसली वोटिंग वाले का किया जाएगा, बाद में इसको और समझा दूंगा मैं। अभी बता रहे हैं, ध्यान रखिए, सब बता रहे। जब इतनी चीजें बताएं तो वो ना बताएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, इसका प्रयोग किया जाता है रिमूवल, यानी हटाने के लिए। किसे? राष्ट्रपति, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ध्यान रखना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजों को हटाने की शक्ति संसद को प्राप्त है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को नहीं। सुप्रीम और हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, कल भी मैंने समझाया था। इन सब के लिए किस बहुमत की जरूरत पड़ेगी? लेकिन इनकी संख्या एब्सोल्यूट के बराबर और अधिक हो, वहां दोनों कंडीशन काम करेगा। वो संख्या दोनों से सहमति होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हटाया तभी जाएगा जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो। एक होता है क्वालिफाइंग पेपर, मतलब क्वालिफाई करना जरूरी है, तो क्वालिफाइंग ये हो गया और रैंकिंग इससे बनेगा। समझ में आ गया? मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। सिर्फ इन चार को हटाने और कुछ स्पेशल कार्यों के लिए न सिर्फ विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पूर्ण बहुमत के बराबर होना चाहिए। समझ में आया? ऐसा कैसे होगा? मान लो किसी दिन 450 लोग हो गए, 360 में निकाले हैं हम। मान लो 450 हो गए तो 490 हो गए तो 500 लोग आ गए तो ऐसा कैसे हो जाएगा? सब चीजें हैं ना बच्चों। ऑब्वियसली। और देखो बेटा, विप तो जारी होगा ना, विप नहीं जारी होगा, विप के बिना छोड़ दिया जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। चारों बहुमत कोई भी पूछेगा तो आप लोग बता देंगे, कौन किस काम के लिए होगा बता देंगे, हाँ या ना? चलिए इसको लिखिए, जल्दी से उतार लीजिए। पॉलिटी बोल रहे हैं ना, कंसेप्ट है। हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग एक्ट, और उसके बाद में छोटे छोटे 2 टॉपिक्स समझा देंगे आप लोगों को। उसमें एक चीज समझा देंगे, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी पढ़े हैं आप लोग? मेजॉरिटी, मेजॉरिटी समझते हैं? बहुमत कितने टाइप का होता है? कौन कौन? वेरी स्पेशल, वीवीएस लक्ष्मण, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण। हम अमेंडमेंट, देखो बच्चे, बार बार मैं कहता हूं, पॉलिटी में तुम लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि पॉलिटी को तुम लोग बहुत हल्के में लेके चलते हो। पॉलिटी हल्के में नहीं होने वाली चीज है। पॉलिटी में कंसेप्ट इतना जरूरी है कि क्या बताएं। तुम जो बात कर रहे हो वो 368, और जो तुमने अभी बात की वो है 368 सबसेक्शन 2। 368 क्या कहता है कि विधायिका को अधिकार होगा कि वो किसी भी संविधान के भाग में संशोधन कर सकती है 1 से लेकर 22 तक। 368 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? 368 सबसेक्शन 2 बताओ कोई को, क्या कहता है? तो 368 में ही है कि भाई इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। 368 सबसेक्शन 2 कहता है कि कुछ प्रावधानों के लिए संसद के विशेष बहुमत के अलावा आधे से अधिक, 16 वर्ड तो यूज नहीं किया जा सकता, आधे से अधिक विधानसभाओं, द वर्ड इज गिवन, राज्य नहीं बोलेंगे, राज्य बोलेंगे तो यूटी का विधानसभा खत्म हो जाएगा। शब्द पे ध्यान, हम लोग गलती कहां करते हैं, शब्द पकड़ते ही नहीं है। 250 शब्दों में आपको सब चीज उड़ेल डालना है, और 250 शब्द हम लोगों का ऐसे ही गुम हो जाता है भूमिका बनाते बनाते, तो दिक्कत होगी ही। 368 सबसेक्शन 2 ये कहा। 368 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? किसी को पढ़े हैं आप लोग इन सबको? 368 सबसेक्शन 3, देखो संविधान संशोधन बहुत ध्यान से पढ़ने की चीज है, क्योंकि संविधान संशोधन पढ़ोगे। यूपीएससी का सिलेबस कोई गो थ्रू हुआ है इसमें? यूपीएससी का सिलेबस किसी ने, आप लोगों ने गो थ्रू किया है? यूपीएससी का सिलेबस
पेपर नंबर 2 टॉपिक नंबर 1। सबसे पहला चीज है वो है हिस्टोरिकल अपब्रिंगिंग यानी कि ऐतिहासिक विकास, और दूसरा है संविधान संशोधन, बेसिक स्ट्रक्चर, इससे जुड़े हुए चैलेंजेस। तो 368 को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे साल एक क्वेश्चन रहता है, तो बैलेंसिंग एक्ट से भी क्वेश्चन रहेगा। आज हम लोग बैलेंसिंग एक्ट, हम लोग क्योंकि मैच्योर कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप सब यहाँ पे आज जितने भी बैठे हुए सब मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए मुझे 360 ये बैलेंसिंग पढ़ाने में अच्छा लगेगा और आप लोग समझ भी पाएंगे, है ना। ये तो समझ नहीं पाते, आप लोग समझ पाएंगे। खैर 368 सबसेक्शन 3 कहता है कि संविधायी शक्ति यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का मतलब वो हो गया विधायी शक्ति, यानी विधायी का मतलब लेजिस्लेशन पावर। संविधिक शक्ति का मतलब हो गया द लॉ मेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी संशोधन कर करके बनाया गया लॉ, वो संविधिक कानून होता है। और विधायी कानून होता है जो ऑर्डिनरी लॉ होता है। तो 368 सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि विधायी कानून और संविधिक कानून में अंतर है। और 368 सबसेक्शन 4-5 क्या कहता है? 368 सबसेक्शन 4-5 कहता है कि संशोधन में जो विधायिका है उसकी शक्ति असीमित है और उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। ये 4 और 5 जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और 42वें संशोधन का रीजन क्या था? तो तुम्हें मालूम होगा 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था। तो केशवानंद भारती केस में न्यायपालिका ने अपने आप को ऊंचा दिखाने के कारण क्या किया कि बेसिक स्ट्रक्चर थियरी ले आई। उस बेसिक स्ट्रक्चर थियरी को तोड़ने के उद्देश्य से 42वां संशोधन किया गया था। आगे जब कल मैंने एक बोला था कोहिलो केस, कोहिलियो केस के बारे में जानते हैं आप लोगों में से कोई? मिनर्वा मिल्स केस आता है 1980 में, और 1980 के केस में आया तो हुआ कि भाई ये जो नवी अनुसूची है उसकी क्या वैधता होगी। तो नवी अनुसूची की वैधता के बारे में उन्होंने कहा कि नवी अनुसूची को में कोई सब्जेक्ट ऐसे नहीं डाला जाना चाहिए, लेकिन कोई क्लियर कट स्टैंड नहीं लिया गया। उसके बाद भी विधायिका ने कई विषयों को नवी अनुसूची के अंतर्गत रखा, जिसमें तुम देखते हो कि तमिलनाडु का जो 69% जो रिजर्वेशन है, केलर का लैंड रिफॉर्म तो पहले की बात थी, क्योंकि केशवानंद भारती केस आया तो लैंड रिफॉर्म का ही तो परिणाम था। केशवानंद भारती आया क्यों था? ना 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 क्या भूमि को लेके क्यों छीना गया था? हम बार बार बोलते, अरे नहीं, जबरदस्ती का कंसेप्ट ऐसे नहीं बनाया करो कि जब हम कुछ भी बोल देंगे तो हो जाएगा, ऐसे थोड़ी चलता है। फिर हाईवे ठेकेदार थे कि ठेका लेना था और ठेका ना छूटा। चलो आज अभी हम लोग थोड़ी देर में अभी बताते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बाद में चल के एक केस आता है कोहिलियो केस, इसको 9 जजेज केस और 9th शेड्यूल केस भी कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 9th शेड्यूल के जो स्ट्रक्चर है उस पे क्लियर कट व्याख्यान दिया है, और वो लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। बहुत बड़ा सा केस रहा है जो 9th शेड्यूल। जस्टिस सबरवाल, नाम सुने होंगे तुम लोग, जस्टिस सबरवाल उस बेंच के अध्यक्ष थे जो 9 जजेस का बेंच आया था उसमें, और उसमें इस केस की बात हुई थी। तो इन सब देखो, मैंने बोला ना कि पॉलिटी हम लोग हल्के में बस उठाए, 4 चीज पढ़ लिए, उसके बाद में एकदम चारों तरफ में एकदम खुल के घूम रहे हैं। भाई से पूछो, भाई बताएगा, भाई को पता नहीं है कि क्या चीज चल रहा है।
है ना? ठीक है, अब बताओ सब लोग कि पहले क्या समझना शुरू करोगे, मेजॉरिटी पहले समझाएं या पहले दोनों के बीच? दल बदल तो कल, दल बदल अभी नहीं, पहले तो तुम लोगों को पहले मेजॉरिटी। सब लोगों का क्या कहना है भाई, बताओ। बैलेंसिंग ऑफ पावर दोनों पढ़ाया जाएगा। पहले क्या? हम न्यायिक समीक्षा से बाहर हो गए बेटा। ये हमने क्या बताया, 368(4)(5) था। बाद में चलकर जब हमने बोला कोहिलो केस आया, उससे पहले मिनर्वा मिल्स केस, उसमें इन दोनों को प्रावधानों को अवैध घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको कभी भी विधायिका बदल नहीं सकती, और अगर विधायिका बदलने का प्रयास करती है इसका मतलब है कि संविधान की संरचना का उल्लंघन है। अब 4 और 5 खत्म हो गया। होने को कुछ पे भी हो सकता है। एक सेकंड सुनो बाबू, एक चीज तुम्हें बता रहे हैं, पहले बड़ा ध्यान से समझना। हम लोग के पास में बहुत सारी चीजें नहीं पता है, और जो चीज समझना चाहिए, पहले तो एक तो सुनने की आदत सब लोग डालो, सुनो समझो कि क्या होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंसिंग एक्ट पे है, यानी शक्ति संतुलन। लेकिन अगर बात की जाए कि कौन सा तीनों में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? कैसे और क्यों? मैंने जो प्रश्न पूछा सिर्फ उसका उत्तर चाहिए। सब लोग बताइए, आप दोनों बताइए। तीनों में से कौन महत्वपूर्ण होगा अगर हम लोग बात करें तो? शक्तिशाली, और क्लियर कर दे। मुझे आंसर दो, घुमाओ नहीं। विधायिका। वो क्वेश्चन मत पूछो, आंसर दो भाई। तुम बताओ बालक। हाँ, न्यायपालिका, विधायिका। लोकतंत्र है, ध्यान रखना, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता का महत्व, इधर आओगे तुम तब ना, उधर तुम, हाँ ताकि नजर आ जाओ, हाँ बस। लोकतंत्र का एक बेसिक आधार होता है, और वो बेसिक आधार क्या होता है? वो बेसिक आधार होता है कि जनता के चुने हुए लोगों पे अधिकार ज्यादा होना। न्यायपालिका ने खुद ही कहा है, तुमने सुना होगा एक केस आया था जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ दोनों का चर्चा हुआ था। सुने हैं आप लोग? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो दूसरी चीज है। सब लोग एकदम कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में, मतलब हम बोले ना, एक खाली चीज छोड़ देंगे तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कारण है कि हम लोग क्लियर कट नहीं पढ़ते, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पढ़ते। देखो बच्चे, क्योंकि मुझे तो ऑलमोस्ट अब ये 25वां साल चल रहा है पढ़ाते हुए, 98 से अभी 25वां साल। अब इस साल सिल्वर जुबली होता, कौन सा जुबली होता है 25 में? तो सिल्वर जुबली का समय आने वाला है अब, मतलब 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे पढ़ाते हुए। तो 25 वर्ष, तो उसमें हम लोगों ने सब चीजें देखी, सारी चीजों को महसूस किया। तो क्या होता है कि हम लोग अगर स्टार्ट से एंड नहीं जाते हैं ना तो दिक्कत होती है। चलो, तो पहले हम लोग बहुमत देख लें, फिर इस पे तो चर्चा करेंगे, समीक्षा और इन सब पे चर्चा करेंगे, है ना?
ठीक है, लेकिन जो न्यायपालिका हम लोगों को नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो जब भी जिसकी शक्ति कमजोर होगी तो दूसरा जो अंग होगा वो अपने आप को स्ट्रांग कर लेगा। याद होगा केशवानंद भारती केस, न्यायपालिका एकदम फुल फॉर्म में थी, 73 का माहौल चल रहा है। 73 का माहौल मतलब कि जो सरकार है उस सरकार अभी पूर्ण रूप से अलोकप्रियता को झेल रही है, तो वैसी कंडीशन में न्यायपालिका तेज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? क्लियर। कॉलिशन 73 में कहा आया? फिर 73 में कॉलिशन गवर्नमेंट की बात कर रहे हो? 1973, 93 नहीं बोल रहे, 73 में कॉलिशन प्योर सेंट्रलाइज भूमिका है, और उसमें तो उसी का तो परिणाम था कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर करके पहले चुनाव करा लिया गया, यही तो रीजन था। और उसी के बाद में 42वां संशोधन 76 में होता है, तो 42वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा ऐसा चीज था, कौन सा ऐसा भाग था जिसको नहीं छेड़ा गया? बताओ। तो ये डिपेंड करता है, यही एनालिसिस होती है। मैंने बताया था एक होता है कंसेप्ट, एक होता है एनालिसिस। जो पीसीएस लेवल होता है उसमें कंसेप्ट की जरूरत होती है, लेकिन यूपीएससी प्योर एनालिसिस है, तो उसमें तुम्हें समझना पड़ेगा, उसको तुमको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। और कभी भी जो कानून की व्याख्या एक स्थायी व्याख्या नहीं होती, हर समय चेंज हो सकती है। शंकरी प्रसाद केस में कुछ और था। शंकरी प्रसाद तो 1950 का केस ही है, तो उसके पहले कहां कोई केस आ जाएगा? गोलकनाथ मामला, गोलकनाथ के बाद में केशवानंद भारती मामला, तो ये सारी चीजें। खैर चलो, तो पहले हम लोग बहुमत कर लेते, छोटा सा टॉपिक है, और उसके बाद में हम लोग शक्ति संतुलन देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग क्या बता रहे हैं, बहुमत के कितने प्रकार होते हैं? इसी को हम लोग मेजॉरिटी कहेंगे। कितने प्रकार का बहुमत? 3। संविधान में कहां पे बहुमत की चर्चा है? बोलो। संविधान में बहुमत की चर्चा कहां है? बोलो बच्चों। अब मानते नहीं है हम, पॉलिटी में हमने 1000 बार बोला है कि माना नहीं जाता, जैसे तैसे ऐसे वैसे नहीं होता। पॉलिटी में यस या नो होता है, हम बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से समझो। बताओ। बताओगे ना? क्या है बहुमत की चर्चा? शुरुआत करते हैं पहले बहुमत से। देखो, संविधान में कहीं भी बहुमत की चर्चा नहीं है कि एक जगह बहुमत की चर्चा हो, लेकिन संविधान के विभिन्न प्रावधानों में यह लिखा गया है कि उस प्रावधान को लागू करने के लिए कितने सदस्यों की सहमति चाहिए। और अगर हम उस आधार पर देखते हैं तो उस आधार पे बहुमत के 4 प्रकार नजर आते हैं। मेजॉरिटी के कितने टाइप नजर आते हैं? 4 टाइप नजर आते हैं। तो पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आप लोग समझ लो। देखो, ठीक, कुछ पहले मैं टर्म्स समझाता हूं, कुछ टर्म्स समझना चाहिए। जब तुम उस टर्म को समझ जाओगे तो काम करना आसान हो जाएगा। एक शब्द अगर मैं लिखूं, कुल सदस्य यानी टोटल, एक लिख रहा हूं प्रेजेंट यानी
उपस्थित। एक लिख रहा हूं ना, प्रेजेंट एंड वोटेड, शब्द का ध्यान रखना। प्रेजेंट एंड वोटेड यानी उपस्थित एवं मतदान। एक शब्द लिख रहा हूं वैकेंट, यानी रिक्त। खाली शब्दों पे ध्यान, बार बार बोल रहे हैं कि शब्द पे ध्यान। शब्द अच्छे से लिखना पड़ेगा। आइला है, गैला है, ठीक है, खोपड़ी तोड़ देंगे, ऐसे थोड़ी लिखते समय ये करेंगे, है ना। शब्दों पे ध्यान। एक नंबर्स में इसमें डाल रहा हूं कि एक नंबर कैलकुलेशन के लिए डाला जा रहा है, ताकि आपको पता हो कि कैलकुलेशंस कैसे हो, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर। मान लेते हैं कुल सदस्यों की संख्या किसी सदन में 500। कुल सदस्य कितने हो गए? 500। उपस्थित यानी जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं, किसी दिन समझते हैं कि 400 सदस्य आ गए हैं। सब दिन सब लोग तो प्रेजेंट रहता नहीं है, किसी विशेष दिन कितने लोग प्रेजेंट हैं? 4। जितने लोग प्रेजेंट हैं उसमें भी सब लोग मतदान नहीं कर रहे। ऐसा हो सकता है कि सब लोग प्रेजेंट रहे और मतदान न करें, वॉकआउट नहीं करें तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? हो सकता है। अभी कोई रिसेंट घटना, यूएनओ में जब अभी रशिया के खिलाफ एक अभी आया तो भारत ने उसमें मतदान में वोटिंग, रिसेंट घटना नजर आ गई कि यूएनओ में हुआ। ऐसे ही यूपीए की गवर्नमेंट थी तो एक बिल आ रहा था जिस बिल में डी मार्ट वगैरह जो कंपनीज थी उनको भारत में आने की बात कही गई थी, जिसका विरोध किया जा रहा था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी द्वारा। बट दोनों बाय डिफॉल्ट यूपीए गवर्नमेंट के सदस्य थे। अब ऐसी कंडीशन में अगर कोई प्रपोजल आता है तो वो उसके खिलाफ वोट नहीं कर सकते। लेकिन उनकी पॉलिसी क्या थी? उनकी पॉलिसी थी कि हम लोग इसका विरोध करेंगे। तो ऐसी दशा में उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग उपस्थित रहेंगे लेकिन वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि भारत में, आप जानते हो जो अपने राजनीतिक भाषा में जितने भी लोग थे वो सारा चीज। और ऐसी कंडीशन में उपस्थित रहे लेकिन मतदान में पार्टिसिपेट नहीं किया। समझ में आ गया? विप के अंतर्गत ये सारा चीज होगा, है ना बच्चों। ये जो सारी चीजें होती है वो किसके अंतर्गत होती हैं? विप के अंतर्गत। क्लियर? मान लेते हैं कि इन सदस्यों की संख्या है 360, यानी जिस दिन जो उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं। वैकेंट का मतलब वहां पे कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं है, मतलब कि पार्टिसिपेंट नहीं होने का मतलब वो जो स्थान है वो रिक्त है। हो सकता है कि वहां के जो प्रतिनिधि हैं उनकी मृत्यु हो गई हो, त्याग पत्र दे दिया गया हो, एंटी डिफेक्शन लग गया हो सकता है कि उन्होंने दूसरे सदन को में ज्वाइन कर लिया हो सकता है उनकी पार्टी हटा दी हो। तो ऐसी कंडीशन में वो स्थान क्या हो जाएगा? इसकी सदस्यों की संख्या हम लोग मान लेते हैं कितनी? समझ में आया ये पॉइंट? कोई दिक्कत किसी को? अब सब जो भी हो रिक्त है, मतलब वहां से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अनुपस्थित होने का मतलब उस दिन पर्टिकुलर दिन नहीं आए हैं, और रिक्त होने का मतलब कि परमानेंटली गायब। दोनों में अंतर स्पष्ट? अब देखो, पहले प्रकार की जो मेजॉरिटी होती है ना बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल। इसी को हम लोग कहते हैं साधारण। सिंपल मेजॉरिटी यानी कि साधारण बहुमत। ठीक है?
बच्चों इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, देखो प्रेजेंट एंड वोटेड को हम लोग पी एंड वी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? प्रेजेंट एंड वोटेड यानी उपस्थित और मतदान करने वाले, इनका लिया जाता है 50% और प्लस कर दिया जाता है 1। इस दिन प्रेजेंट एंड वोटेड कितने हैं पहले समझ लो फिर लिखना बेटा। 360 का 50% कितना होगा? 180 और प्लस 1 181, यानी उस दिन उस प्रस्ताव पर अगर 181 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया तो भी वो पास हो जाएगा, मतलब 181 का समर्थन मिला। तो अब बारी आती है कि इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, तो साधारण बहुमत का हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं एक तो डेली रूटीन वर्क्स, रोजमर्रा की जो संसद में काम है, बजट पास करना है, कोई प्रपोजल पे बातचीत करनी है, कोई सिंपल लॉ बनाना है, इन सब जगहों पे लोकसभा अध्यक्ष को चुनना है, निंदा प्रस्ताव पास करना है, कट मोशन पास करना, जितने भी प्रपोजल्स होंगे वो सब किस बहुमत से पास होते हैं? सिंपल मेजॉरिटी, सब साधारण बहुमत। डेली रूटीन का काम है, डेली रूटीन के काम के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा ख्याल है ये समझ में आया, हाँ या ना? जो दूसरा बहुमत होता है ना बच्चों, इसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं और ये होता है इफेक्टिव। इसी को हम लोग प्रभावी बहुमत कहते हैं। प्रभावी बहुमत को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? जो कुल सदस्यों की संख्या है टोटल, इसमें से माइनस कर लेंगे वैकेंट यानी रिक्त सदस्यों की संख्या, और अब इसका 50% निकाल लेंगे और प्लस कर देंगे 1। टोटल सदस्य कितने थे? 500 में -10 कर दोगे तो 490 का आधा, 245 प्लस 1। अब कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी इसमें? देखो अंतर, तुरंत अंतर एकदम स्पष्ट हो गया ना। 181 कहां चाहिए था और यहां 246 हो गया, एकदम डिफरेंस। बच्चों इसको इसका यूज कहां किया जाता है? तो इसका यूज किया जाएगा किसी भी सदन के अध्यक्ष, इसमें चेयरमैन भी हो सकते हैं, और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए। और फिर राष्ट्रपति कैसे होगा? राष्ट्रपति क्या सदन का अध्यक्ष है? सिर्फ इसका काम कहां हो रहा है? और किसी सदस्य, मैंने कहा बोला? ध्यान से बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूं, शब्द पे ध्यान नहीं, पूरी पॉलिटी उड़ा देगी तुम्हें। मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा इस पे, ये नहीं सोचना कि बस ऐसे ही छोड़ दूंगा, है ना? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना है तो कौन से बहुमत की जरूरत पड़ेगी? प्रभावी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चाहे लोकसभा, चाहे राज्यसभा, चाहे विधानसभा, चाहे विधान परिषद, अगर अध्यक्ष को हटाना हो, अगर उपाध्यक्ष को हटाना हो तो कौन सा बहुमत प्रयोग में लाया जाएगा? प्रभावी यानी इफेक्टिव। बहुत ध्यान से, सारी बुक्स में नहीं मिलता है ये सब चीज एक जगह, और इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरा जो बहुमत होता है इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट।
यानी पूर्ण। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, टोटल यानी पूरे का 50% +1। टोटल कितना था? आधा +1। तो इसमें कितने की जरूरत पड़ेगी? संख्याओं में परिवर्तन है, पूरी तरह से एकदम चेंज्ड है या नहीं है? देख रहे हो, सिर्फ क्वालिटी में एकदम, मैंने क्या बोला, एकदम छोटे छोटे माइन्यूट चीजें हैं, और उन माइन्यूट चीजों को अगर पिक करते जाओगे ना, तुम्हारे देखो क्वालिटी कितनी आसान हो जाएगी। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। एक तो सिर्फ इसका प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए? तो इसका प्रयोग ओनली दिस मेजॉरिटी नॉट यूज्ड अलोन, यानी सिर्फ इस मेजॉरिटी से कुछ नहीं किया जा सकता। इस मेजॉरिटी से कुछ नहीं कर सकते, खाली इस मेजॉरिटी से। जैसे इस मेजॉरिटी से पास हो गया, इस मेजॉरिटी से हो गया, इससे कुछ नहीं कर सकते। इसका काम होता है टू चेक स्ट्रेंथ, यानी कि सदन में उस प्रस्ताव पे कितनी सहमति है उसको जानने के लिए, और अकेले प्रयोग नहीं। ये 2 पॉइंट समझ गए? हम लोग आगे जानेंगे कि कहां इसका प्रयोग होता है। 3 पॉइंट समझ गए? चौथा मेजॉरिटी जो टाइप होता है, उस मेजॉरिटी टाइप को हम लोग क्या कहते हैं? उस मेजॉरिटी टाइप को हम लोग कहते हैं स्पेशल, यानी कि विशेष। इसमें क्या किया जाता है? तो जो प्रेजेंट एंड वोटेड, यानी इस उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 निकाल दिया जाए, टोटल का नहीं, उपस्थित और मतदान करने वाले का। कितने इस दिन थे? 360। इसका 2/3 निकालोगे तो 240। हर मेजॉरिटी में नंबर्स अलग हो गए, कोई भी एक चीज रहा। इसका प्रयोग कहां करेंगे? एक तो इसका प्रयोग किया जाएगा संविधान संशोधन, यानी जो मैं तुम्हारी अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो ऑर्डिनरी लॉ बनेगा, साधारण लॉ बनेगा, वो सिंपल मेजॉरिटी से। इवन स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर हम लोग बात कहें कि किस तरह से राज्यों को पुनर्गठित किया जा रहा है, तो साधारण बहुमत से। 1 से 2 स्टेट बनाना, सारी चीजें करना साधारण बहुमत से। किसी क्षेत्र को मिलाना, सारा जितना भी काम होगा सारी चीजों में। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लॉ बनेगा, यही तो 368 कहता है कि संसद को संविधायी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है कि वो किसी भी भाग, यानी भाग 1 से लेके 22 तक के बीच कहीं भी संशोधन कर सकती है, जिसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोगों ने वहां से विशेष बहुमत उठा लिया। अब समझ में आ गया कि ये क्या चीज हुआ? कोई दिक्कत किसी को? दूसरी चीज, मान लो अगर केंद्र राज्य संबंध में कोई परिवर्तन करना है, कोई भी विधायिका में, कार्यपालिका में, या न्यायपालिका में,
कोई भी परिवर्तन करना है 99th अमेंडमेंट। लेकिन क्या है, इसके लिए कुछ चीजों में आर्टिकल 368 सबसेक्शन 2 भी लगेगा। और आर्टिकल 368 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि न सिर्फ विशेष बहुमत बल्कि आधे से अधिक विधानसभाओं की सहमति भी अनिवार्य। अब जैसे जीएसटी संविधान संशोधन था, सिर्फ संसद इस पे कार्य नहीं कर सकती थी, इस पे संविधान संशोधन चूंकि केंद्र राज्य के बीच में जो कर सकती है टैक्सेशन राइट्स है, उन राइट्स में परिवर्तन करना है, इसलिए उसमें इसकी आवश्यकता पड़ती। बच्चों मेरा ख्याल है एकदम समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, अगर कोई पर जरूरत होगी तो उसमें काम होगा। यही राज्यसभा में सीटों का परिवर्तन करना हुआ, कहां जरूरत होगी, स्पेशल मेजॉरिटी में आधे से अधिक विधानसभाओं की सहमति की। वेग है, ये नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट इतना दे दिया गया वही, ऐसे नहीं होता है ना बच्चे, तो डिस्क्राइब किया जाता है। उपस्थित और मतदान उस पर्टिकुलर कितने दिन आ रहे हैं, ऑब्वियसली वोटिंग वाले का किया जाएगा। बाद में इसको और समझा दूंगा मैं, अभी बता रहे हैं, ध्यान रखिए, सब बता रहे। जब इतनी चीजें बताएं तो वो ना बताएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, इसका प्रयोग किया जाता है रिमूवल, यानी हटाने के लिए। किसे? राष्ट्रपति, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ध्यान रखना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजों को हटाने की शक्ति संसद को प्राप्त है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को नहीं। सुप्रीम और हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, कल भी मैंने समझाया था। इन सब के लिए किस बहुमत की जरूरत पड़ेगी? लेकिन इनकी संख्या एब्सोल्यूट के बराबर और अधिक हो, वहां दोनों कंडीशन काम करेगा। वो संख्या दोनों से सहमति होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हटाया तभी जाएगा जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो। एक होता है क्वालिफाइंग पेपर, मतलब क्वालिफाई करना जरूरी है, तो क्वालिफाइंग ये हो गया और रैंकिंग इससे बनेगा। समझ में आ गया? मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। सिर्फ इन चार को हटाने और कुछ स्पेशल कार्यों के लिए न सिर्फ विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पूर्ण बहुमत के बराबर होना चाहिए। समझ में आया? ऐसा कैसे होगा? मान लो किसी दिन 450 लोग हो गए, तो 360 में निकाले हैं हम। मान लो 450 हो गए तो 490 हो गए तो 500 लोग आ गए तो ऐसा कैसे हो जाएगा? सब चीजें हैं ना बच्चों। ऑब्वियसली। और देखो बेटा, विप तो जारी होगा ना, विप नहीं जारी होगा, विप के बिना छोड़ दिया जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। चारों बहुमत कोई भी पूछेगा तो आप लोग बता देंगे, कौन किस काम के लिए होगा बता देंगे, हाँ या ना? चलिए इसको लिखिए, जल्दी से उतार लीजिए। पॉलिटी बोल रहे हैं ना, कंसेप्ट है।